हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारे साथ स्टडी 16। और आज आप लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल फॉर मध्य प्रदेश सिविल जज एग्ज़ाम। हम लोग देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो पेपर में आने की संभावना है और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हो, आप लॉ स्टूडेंट हो, या आप कोई भी कॉलेज स्टूडेंट हो, या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यह देख सकते हैं वीडियो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता का अंत यह किस आर्टिकल में किया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ये पूछा जाता है कि अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल के तहत किया गया है। और आपको पता है जो SC/ST एक्ट है वो भी इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। तो यह है आर्टिकल 17। तो यह पूछा जा सकता है कि अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो वो है अनुच्छेद 17। एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज इन आर्टिकल 17। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो है एबोल्यूशन ऑफ टाइटल मतलब राज्य द्वारा उपाधियों का अंत किया गया है। यह किस आर्टिकल में किया गया है। तो एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी का अंत आर्टिकल 17 में किया गया था और उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में किया गया है। तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू लाइफ इज मेंशनड इन विच आर्टिकल। जीने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। और इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी में पूछे जाते हैं इससे काफ़ी क्वेश्चन, एमपीएससी या चाहे वो यूपीपीएससी हो। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जीने का अधिकार किस आर्टिकल में है, या शादी करने का अधिकार किस आर्टिकल में, मतलब राइट टू मैरिज या विवाह करने का अधिकार। यह 2019 यूपीएससी में पूछा गया था। एक बार यह भी पूछा गया था कि राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार किस आर्टिकल में है। तो वो भी आर्टिकल 21 में है। तो आर्टिकल 21 वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आर्टिकल एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न। ये काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, आपको आर्टिकल 21 को पढ़ना होगा। तो राइट टू लाइफ जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में है, राइट टू मैरिज भी इसी में है और राइट टू प्राइवेसी भी इसी में है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 21A। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 21A इज रिलेटेड टू मतलब अनुच्छेद 21A का संबंध किससे है। वह है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन से आर्टिकल 21A का जो संबंध है तो यह पूछा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल इज सेट टू बी द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है या कहा जाता है। तो भारत के संविधान की जो आत्मा है वो आर्टिकल 32 को कहा जाता है। और किसने कहा था। तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। आर्टिकल 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा और संविधान में सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कहा था। तो आर्टिकल 32 आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि विच आर्टिकल इज सेट टू बी द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 32 इज सेट टू बी द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 32 में रिट्स हैं, जो 5 रिट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, वो भी इसी आर्टिकल में हैं। नेक्स्ट है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इज इंक्लूडेड इन। आपसे पूछा जा सकता है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इज इंक्लूडेड इन। तो किस आर्टिकल में इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड हैं और क्या है आपका फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है या कुछ और है। तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है और यह आर्टिकल 39A में है। और भारत में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी। आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है और यह आपको पता होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी DPSP का पार्ट है। आपको पता है कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक DPSP चलती हैं। DPSP को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं और यह काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं कानून बनाने में। इसके बाद नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशनड इन विच आर्टिकल। ये सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है संविधान के। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि टॉप 10 इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। इसे समान सिविल नागरिक सिविल संहिता कहते हैं, समान नागरिक सिविल संहिता कहते हैं या समान नागरिक संहिता भी कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में UCC कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो UCC का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड और यह संविधान के अनुच्छेद 44
आर्टिकल 44 में मेंशनड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपसे पूछा जा सकता है क्या है, यह आपका फंडामेंटल राइट है या डीपीएसपी का पार्ट है, तो यह फंडामेंटल राइट नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएसपी का पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 50 इज रिलेटेड टू, भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 का संबंध किससे है, तो उसका है सीपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। या आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन में दे देंगे आर्टिकल 49, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51 या आर्टिकल 52। सो राइट आंसर है आर्टिकल 50। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मेंशनड इन, भारत के संविधान में यह अंतर्राष्ट्रीय उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है और यह है आर्टिकल 51 में, ये भी डीपीएसपी का पार्ट है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मेंशनड इन आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंडामेंटल ड्यूटी इज इन, फंडामेंटल ड्यूटी संविधान के किस पार्ट में है या किस आर्टिकल में है। तो फंडामेंटल ड्यूटी जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था, उस समय फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी रसिया, जिसे पहले यूएसएसआर कहते थे, तो वहाँ से ली गई थी। फंडामेंटल ड्यूटी भारत के संविधान में 42वीं संविधान संशोधन 1976 से जोड़ी गई थी, मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, और उसी अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि उस संविधान संशोधन में काफ़ी संशोधन हुए थे। कुछ फंडामेंटल राइट्स में संशोधन हुए थे, कुछ डीपीएसपी में संशोधन हुए थे और भी कुछ संशोधन हुए थे। तो फंडामेंटल ड्यूटी भारत के मेन संविधान में नहीं थी। आपसे यह पूछा जा सकता है तो यह किस देश से ली गई, तो ये रूस देश से ली गई हैं और रूस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है और यह पार्ट 4A में है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटी किस पार्ट में है, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, पार्ट 4A या 5 में। तो फंडामेंटल ड्यूटी संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है और आर्टिकल 51 में है। और जब फंडामेंटल ड्यूटी जब 1976 में जब ऐड हुई थी तो उस समय फंडामेंटल ड्यूटी की संख्या थी 10। उसके बाद एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में। और तो अभी अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं, पहले 10 थी जब 1976 में ऐड की गई, एक और 46वें संविधान संशोधन 2002 में एक ऐड हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये महत्वपूर्ण है, वो भी पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, प्रोसीजर कहाँ बताया गया है, तो ये बताया गया है आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है उसकी प्रक्रिया बताई गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 76 इज रिलेटेड टू, भारत के संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है, तो वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का संबंध है आर्टिकल 76 से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब ये 3 इंपॉर्टेंट हम लोग अब आर्टिकल देख रहे हैं। तो सबसे पहले है संसद, संसद 79 आर्टिकल में है, राज्यसभा आर्टिकल 80 में है और लोकसभा का प्रोविजन आर्टिकल 81 में है। तो हम लोग एक साथ देख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो पार्लियामेंट किस आर्टिकल में बताया गया है, 79 में। राज्यसभा जिसे इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं वो आर्टिकल 80 में और लोकसभा 81 में। तो संसद 79 में, राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 आर्टिकल में। और राज्यसभा के सांसद का टर्म होता है 6 साल और लोकसभा के सांसद का टर्म होता है 5 साल। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस इज इंक्लूडेड इन विच आर्टिकल, आपको पता है कि ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन भारत के संविधान में है। तो यह हमसे पूछा गया है कि ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है, काफ़ी बार पूछा गया था। तो वो है आर्टिकल 108, संविधान के 108वें अनुच्छेद में ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन दिया गया है। ज्वाइंट सिटिंग मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ सिटिंग करती हैं। तो इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसकी अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का स्पीकर करता है। लोकसभा के स्पीकर अभी कौन है, तो वो है ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज रिलेटेड टू, मनी बिल की डेफिनेशन किस आर्टिकल में दी गई है, तो ये आर्टिकल 110 मतलब संविधान के अनुच्छेद 110 में मनी बिल की परिभाषा दी गई है। तो 108 में क्या हुआ था, ज्वाइंट सिटिंग, 110 आर्टिकल में डेफिनेशन ऑफ मनी बिल
और 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम लोग आम बोलचाल में बजट कहते हैं। आपको बता दूं बजट शब्द का जो इस्तेमाल है वो कहीं भी नहीं किया गया है संविधान में, वहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द दिया गया है। अगर आप आर्टिकल 112 या संविधान का अनुच्छेद 112 आप पढ़ेंगे तो यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू टेक ऑर्डिनेंस, अध्यादेश निकालने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो वो है आर्टिकल 123। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश निकालने की शक्ति है, जबकि राज्य में गवर्नर भी अध्यादेश जारी कर सकता है और उसके पास पावर होती है आर्टिकल 213 की। तो 123 से आप 123 और आर्टिकल 213 दोनों आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ये दोनों आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल सेड सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आर्टिकल 129 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूटीज ऑफ सीएजी, सीएजी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इसकी ड्यूटीज बताई गई हैं ड्यूटीज ऑफ पावर आर्टिकल 149 में बताए गए हैं। जब से आपसे पूछा जाए कि सीएजी को कहाँ बताया गया है तो 148 आर्टिकल में, संविधान के 148वें अनुच्छेद में इसको हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज मेंशनड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट में एडवोकेट जनरल रहता है और जो सेंटर है वहाँ पर अटॉर्नी जनरल रहता है, जिसको हम लोगों ने आर्टिकल 76 में देखा था। तो एडवोकेट जनरल जो स्टेट में रहता है वो आर्टिकल 165 में रहता है। नेक्स्ट है पंचायत इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायत संविधान के किस भाग में है? तो पंचायत भाग 9 या पार्ट 9 में पंचायत को बताया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग देख लेते हैं। पार्ट 9 में पंचायत को बताया गया है, पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटी को बताया गया है और पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बताया गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू प्रॉपर्टी इज मेंशनड इन, राइट टू प्रॉपर्टी आपसे पूछा जा सकता है क्या है, यह क्या फंडामेंटल राइट है या लीगल राइट है? तो यह फंडामेंटल राइट नहीं है, पहले यह फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 उस समय मोरारजी जी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय इसको हटाकर राइट टू प्रॉपर्टी को जो फंडामेंटल राइट था उससे हटाकर अब आर्टिकल 300A में ऐड कर दिया गया है। मतलब वह एक संवैधानिक अधिकार तो है, लेकिन यह आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। इसलिए फंडामेंटल राइट जो मेन रहते हैं उनकी अब जो नंबरिंग है वो 6 है, उससे पहले 7 थे, तो इसको 1978 में कर्टेल्ड कर दिया गया है। अब यह फंडामेंटल राइट नहीं है, तो यह आर्टिकल 300A में अब है। राइट टू प्रॉपर्टी किस आर्टिकल में आपसे पूछा जाएगा? तो 300A में। नेक्स्ट है ऑल इंडिया सर्विस इज मेंशनड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवाओं को कहाँ पर बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 312 में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यह पूछे जा रहे हैं। आप यह देखेंगे, आप बिहार PSC उठाकर देख लीजिए, यूपी PSC उठा लीजिए, MP PSC वगैरह, तो अब यह आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो 338, 338A और 338B तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो 338 में बताया गया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। 338 में क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। 338 में है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स और 338B में है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो यह आपको याद रखना है 338, 338A और 338B। 338A में 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, 338A में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब और 338B में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी को 352 आर्टिकल यानी अनुच्छेद 352 में बताया गया है। और राज्य स्टेट इमरजेंसी, इसे कहीं कहीं फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जो मेन आर्टिकल में वर्डिंग है वो फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, लेकिन आपसे स्टेट इमरजेंसी पूछा जा सकता है। ये स्टेट इमरजेंसी किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? तो वो अनुच्छेद है 356। तो इमरजेंसी के प्रोविजन आर्टिकल देख लेते हैं 352, 356 और 360 में है। 352 में देश लेवल की जो नेशनल इमरजेंसी लगती है, स्टेट इमरजेंसी लगती है 356 के तहत, और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है 360 में। आपसे पूछा जाएगा वित्तीय इमरजेंसी भारत के संविधान में कितनी बार लगाई गई? तो अभी तक एक भी बार नहीं लगाई गई है। और नेशनल इमरजेंसी अभी तक संविधान में 3 बार हमारे जो नेशनल इमरजेंसी भारत देश में अभी तक लग चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन।
आपको पता है कि संसद के पास संविधान में जो संशोधन करने की शक्ति है तो वो किस अनुच्छेद के तहत है, तो आर्टिकल 368 के तहत है। और पार्ट 20 भाग 20 में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो बताई गई है। और भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भारत के जो रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट थे। और 2020 में थे जेयर बोल्सोनारो ब्राजील के। और 2021 में भी बोरिस जॉनसन होने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण शायद उन्हें अभी आने से अभी क्लियर नहीं है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 371A का संबंध किससे है। 370 अनुच्छेद हटने के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो पूछे जा रहे हैं 371A और 371B से। तो 371A का संबंध नागालैंड से है, 371B का संबंध असम से है, 371C का संबंध मणिपुर से है। तो 371A में नागालैंड, 371B में असम और 371C में मणिपुर से है। और 371I सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसका संबंध है गोवा से। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखे इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग आईपीसी के देखेंगे, आईपीसी के सेक्शन देखेंगे इंपोर्टेंट कौन कौन से इंपोर्टेंट हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।